हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, या इसी चैप्टर को हम लोग डाइवर्सिटी इन इंडिया भी बोलते हैं, या फिर डाइवर्सिटी इंटरडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट हम इसमें ये नाम याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि यही करने वाले हैं हम इस लेसन में स्टडी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सोशल लाइफ मीन्स क्या होता है? तो लाइफ जो जीने का तरीका होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोशल लाइफ। जैसे अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग सोशल लाइफ है। जैसे देखिए, नॉर्दर्न इंडिया के लोग, जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार, बंगाल, तो यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ के लोगों का भाषाएं अलग हैं। अब उनको कंपेयर अगर किया जाए साउथ इंडिया से, केरला से, है ना, तमिलनाडु से, तो उन लोगों का सामाजिक सोशल लाइफ अलग है। ठीक है, फिर उनका कंपैरिजन अगर हम नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, मान लीजिए असम के लोगों से, तो उनका सोशल लाइफ अलग अलग है। तो इस तरह से अलग अलग जोन में, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में रहने वाले लोगों का जो सोशल लाइफ होता है, सामाजिक जीवन होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो लोगों के ग्रुप में किस तरह का जीने का तरीका है किसी भी इंसान का, उसको बोलते हैं उसका सोशल लाइफ। और पॉलिटिकल लाइफ क्या बोलते हैं? तो पॉलिटिकल लाइफ हो गया वे ऑफ फंक्शनिंग, काम करने का तरीका उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और पॉलिटिकल लाइफ किसी खास गाइडलाइन के थ्रू आता है। जैसे देखिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जीते हैं लोग पॉलिटिकल लाइफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है या ड्यूटी देती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जीना पड़ता है, तो वो पॉलिटिकल लाइफ हुआ। या कहीं पे किंग का रूल चलता है, जैसे सऊदी अरबिया में किंग सलमान, तो उनका अगर कोई वर्ड्स है, उन्होंने अगर कुछ ऑर्डर दिए तो वो फॉलो करना पड़ेगा, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग जीते हैं। या फिर कुरान को फॉलो किया जाता है, कुरान के रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, हदीस को, तो पॉलिटिकल लाइफ में ये सब आ रहा है। ठीक है, या कोई डिक्टेटर है, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, तो उनके किम जोंग के अकॉर्डिंग जो भी लाइफ जिएंगे लोग, वो पॉलिटिकल लाइफ हुआ। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा, सोशल लाइफ एक कंट्री में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है। असम वालों का अलग सोशल लाइफ है, बिहार वालों का अलग है, यूपी वालों का थोड़ा सा अलग होगा, केरल, तमिलनाडु, ये सब का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, बट पॉलिटिकल लाइफ सेम होगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे कंट्री में एक ही तरह का रूल चल रहा होगा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो केरल का आदमी हो, असम का आदमी हो, बिहार का आदमी हो, कश्मीर का आदमी हो, या मध्य प्रदेश का आदमी हो, सब के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम लॉ है, सेम ड्यूटी है, सेम राइट है। तो ये पॉलिटिकल लाइफ हो गया। ठीक है, सोशल लाइफ अलग अलग हो सकते हैं, पॉलिटिकल लाइफ सेम होता है। ओके, चलिए, तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, यानी कि भिन्नता, एक जैसे नहीं। इंटरडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? एक दूसरे पे निर्भर रहना, एक दूसरे, यानी कि एक जो पर्सन है वो अपनी सारी ज़रूरतें खुद नहीं पूरा कर सकता, उसे किसी और से हेल्प लेना पड़ेगा, और इससे भी किसी और को हेल्प लेना होगा, तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। तो कंट्री का, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। और कॉन्फ्लिक्ट, तो देखिए, एक फैमिली में तो 2-3 बच्चे होते हैं, पापा मम्मी होते हैं, दादा दादी जी होते हैं,
तो थोड़ी बहुत झड़प होती रहती है। तो इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है लगभग, तो आपको लगता है कि कभी झड़प नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झड़प, थोड़े झगड़े टाइप की कुछ चीज़ें वो, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में यही है, आप जब इसको ये ओवरऑल आप ये जब स्टडी करोगे तो यही बोला जाएगा कि आप अपने क्लासरूम में देखिए, इधर उधर देखिए, अपने आसपास देखिए, गार्डन में जाइए, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखिए, ठीक है। तो क्या आपको दिखेगा क्लासरूम में? यूनिफॉर्म तो सबका सेम है क्योंकि आपका स्कूल है तो आपके क्लास के लिए सेम यूनिफॉर्म, लेकिन चेहरे अलग अलग होंगे, उनमें से कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, उनकी भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, उनके जो अपने फेस्टिवल होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, उनका रिलीजन अलग अलग हो सकता है, कास्ट अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये पीपल सरवाइव करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये चीज़ हो गया। आप गार्डन में जाओगे तो अलग अलग तरह के प्लांट है, अलग अलग तरह की फ्लावर हैं, ठीक है, उनकी स्मेल डिफरेंट टाइप्स के हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब देखोगे। तो ये सारे चीज़, ये जो डिफरेंसनेस है जो नेचर ने डिज़ाइन किया है इस पूरे अर्थ को, ठीक है, और हमें अंतर दिया है हर चीज़ में, अलग अलग तरह की खासियत दी, तो ये क्या है? तो ये सब के सब मिलकर इट इज़ दिस वैरायटी दैट मेक्स आवर वर्ल्ड सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस। ये इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये ज़रूरी है, डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ, एकदम से बोरिंग हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके चलो, तो ये हमने पढ़ लिया डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ दिस डाइवर्सिटी ड्यू टू, किस कारण से डाइवर्सिटी आती है? तो मेनली 3 रीज़न है, मैं वही बोलूँगा, आप ही खुद से पढ़ना। देखिए जियोग्राफी, वो किस जगह पे है वो एरिया, जैसे इंडिया का जो अभी मैंने बात किया तो केरल साउथ इंडिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ में है, ठीक है, लद्दाख के पास में, तो वो बिल्कुल कोल्ड प्लेस है, यानी इंडिया का समझिए तो सबसे कोल्ड एरिया वही है। और केरला जो है वो तो ह्यूमिड प्लेस है, गर्म है, वहाँ बारिश होती रहती है, उष्ण वहाँ का जो मौसम होता है, वेदर होता है, ठीक है। तो ये दोनों का लाइफ स्टाइल सेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह बहुत ठंडी है कश्मीर, और केरल में गर्मी है, बारिश होती रहती है, हमेशा उमस होती रहती है, और कश्मीर में ठंडी पड़ती है। तो दोनों जगह के लोगों का रहने का तरीका, खाना पीना, ये सब चीज़ डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर उनकी ज़मीन का, वो जहाँ पे रह रहे हैं, क्लाइमेट अलग है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन लोग आए हैं हिस्ट्री में, और कौन लोग गए हैं वहाँ से, कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, कहाँ कहाँ के आए हैं, कहाँ कहाँ के गए हैं। तो देखिए वास्को डी गामा ने जब सी रूट ढूंढा भारत में आने का, तब से लोग केरल वाले एरिया से विदेशी फॉरेनर्स, यूरोपियंस या और भी अदर कंट्री के भी लोग आते जाते रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, आप कहीं पर जाओगे, आप क्लासरूम में भी देखिएगा, एक बच्चा है वो अगर अपने घर में कुछ यूनिक चीज़ जानता है, कुछ डिफरेंट टाइप का, तो आप लोगों से शेयर करता होगा कि देखो ये चीज़ ऐसे भी होता है। तो आप सोचिए, एक दोस्त से छोटी छोटी बातें सीखते हो, तो कोई आ रहा है लंबे समय से रह रहा है, 10 साल 20 साल वो बिजनेस कर रहा है वहाँ पे, फिर जा रहा है इंडिया से, फिर इंडिया में कोई आ रहा है कोई दूसरे जगह का, और जो कश्मीर के पास वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो एरिया है, जो सिल्क रूट चाइना से होते हुए जाता है, उस रूट से हमेशा से विदेशी लोग आए हैं, दूसरे कंट्री के लोग आए हैं। तो उनके आने से क्या होता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने ट्रेडिशन, अपने खाने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश बनाना, ये सब शेयर करते हैं। तो उसके कारण भी डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। और नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम, समय कितना लंबा बीता है, ठीक है। जैसे इंडिया का हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोन एज, ठीक है, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन,
आप इतना जानते हो, आप अपने आसपास देखिए, आपकी एज 6 में हो आप तो 12 के आसपास एज होगी, 10-12 के आसपास एज होगी। तो आप देखिए, आप थोड़ा नोट कीजिए, जब तक आप याद कर पाते हो, 5 साल के जब आप थे, आप जहाँ पे हो अभी, वहाँ पे 5 साल पहले कैसा था, और 5 साल बाद देखिए वहाँ कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से समय बीतने पर, टाइम बीतने पर बहुत कुछ चेंजिंग होता है, तो इस कारण से भी डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, चलिए, इस तरह से आप जब ये पढ़ोगे, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, रेश, ये कलर, लोगों का कपड़ा, ये सारा चीज़ पूरा माइग्रेट करते हैं लोग, पीपल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ऑल दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। तो एक जो सिंपल कल्चर रहता है, संस्कृति किसी भी जगह का, तो इतने सारे लोग जब आते जाते हैं और मिलते हैं, तो एक ही जगह पे एक यूनिक टाइप का कंपोजिट, एक बहुत ही संयुक्त एक संस्कृति का जन्म होता है, और वो बड़ा ही मनोहर और बहुत ही सुखदाई और खूबसूरत संस्कृति बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्सिटी आती है। ये 3 कारण है मेन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। तो डाइवर्सिटी से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे लाइफ के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। आप ये पढ़िए, लोगों की ज़िंदगी बदलने लगती है, लोग सीखते हैं एक दूसरे से, और दुनिया को, सबसे बड़ी बात ना, हम दुनिया को जानते हैं कि अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया इतनी बड़ी है, और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी जगहें हैं, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से देखिए एक यूनिक इंडियन कल्चर बना है। इफेक्ट क्या पड़ा है लाइफ पे, ये बता रहा हूँ मैं। कल्चर पूरा का पूरा मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है। जो कि एक सिंपल कल्चर रहा, कभी संस्कृति, भाई जीना है, अपना एक सिंपल ज़िंदगी जीनी है, लोगों का भला करना है, वहाँ तक नहीं, एक यूनिक पूरी दुनिया से कनेक्ट हुआ भारत। और आप जानते हो इतिहास में ये विश्व गुरु रहा है। सिर्फ ये अपने कारण से नहीं रहा, ये पूरी दुनिया से जितने भी कॉन्टिनेंट को, महादेशों से ये जुड़े हुए थे, ये सारे जगह पे लोग, भारत के लोग गए हैं और भारत में लोग आए हैं। उससे जाकर इतना ज्ञान यहाँ पे ज्ञानी लोग हुए, और इतने सारे जो विश्वविद्यालय बने थे ये सब बने, या जो भी अनुभव हुआ, और इस तरह से भारत की संस्कृति इतनी यूनिक हुई। तो ये होता है लाइफ पे इफेक्ट इसका। कोई भी स्टेट, तो मतलब कि कुल आप ओवरऑल यहाँ देखोगे तो लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ज़िंदगी बदलती है लोगों की। एक दूसरे से अगर कोई हिम्मत हारा हुआ इंसान है तो वो जीना सीखता है। ठीक है, जीना सीखता है कि नहीं, इस सिचुएशन में भी इंसान जी रहा है। जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और वहाँ से कोई आता है और वो हमें सिखा कर जाता है कि आप खाना बर्बाद मत कीजिए। हमारे देश में भूखे लोग रहते हैं, आप जो यहाँ फेंकते हो वहाँ पर किसी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में है। तो हम सीख रहे हैं कि भाई खाना नहीं बर्बाद करना है। इस तरह से ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी से। अब देखिए, कोई ऐसा रीजन नहीं है भारत में जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि अपने आप में निर्भर, कि किसी और से हमें हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कोई रीजन भारत का नहीं कह सकता। इस कारण से कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, अगर इंडिया में नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है ना, सुनामी है, या ड्रॉट है, कुछ भी है, तो उस टाइम क्या होता है, देखिए सारे इंडिया के हर रीजन के पास अपनी अपनी खासियत है, सबके पास कुछ ना कुछ। जैसे देखिए आप, ग्रेन, अनाज बहुत अच्छा उगता है कहाँ, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये यहाँ के जो किसान हैं बहुत अच्छा भारत को अनाज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दूध के लिए यूपी, फिर राजस्थान, ये आंध्र प्रदेश, ये सब फेमस है स्टेट, ये बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो अब सोचिए, जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, प्राकृतिक कोई प्रॉब्लम हो, नेचुरल डिजास्टर, तो उस वक्त किसी स्टेट को ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, भारत में किसी स्टेट को, कि नहीं अब हम कैसे यहाँ से निकलेंगे इस प्रॉब्लम से। नहीं, हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो अपना जो उसका मेन सोर्स है वो प्रोवाइड करवाएगा, और एकदम से उस स्टेट को उस लेवल पर कुछ दिन में ला करके खड़ा कर देगा कि देखो आपको पीछे नहीं रहना है,
हम लोग हैं ना, हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो दस डाइवर्सिटी मेक्स आवर लाइफ्स इजी एंड कंफर्टेबल। तो डाइवर्सिटी होने से, अलग अलग तरह की खासियत होने से, अलग अलग तरह की सुविधाएं होने से, अलग अलग तरह की संस्कृति, लोगों के जीने का तरीका, लोगों का अलग भोजन होने से हमारा ज़िंदगी आसान और आरामदायक, सुखदायी बनता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज डाइवर्सिटी प्रोमोट हेरिटेज। ये समृद्ध कैसे बनाता है देश को। तो देखिए ये तो अच्छी बात है। अब आप कैसे, ये जो माइग्रेशन होता है दूसरे देश से जो लोग आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में या साउथ से भी जो भी आए दूसरे फॉरेनर्स लोग, वो सिर्फ दूसरे देश से आए नहीं, वो यहाँ से भी लोग गए हैं, इंडिया से भी लोग गए हैं दूसरे देश में और वहाँ से लर्न करके आए हैं। और भारत में जो भारत के समाज के लिए, इंडिया की सोसाइटी के लिए जो अच्छा रहा है वो उन्होंने स्प्रेड किया है, यहाँ पे लोगों को सिखाया है, ठीक है। तो पॉजिटिव फैक्टर इसका रहा है, हमेशा एक बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है, कुछ पॉइंट को छोड़ करके, ओके। तो जीने का तरीका सीखा है, पीपल ऑफ इंडिया ट्रैवल, ये ट्रैवल करते रहे हैं। तो इस तरह से देखिए आप क्या हुआ है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिला, तब जो थर्ड एक कल्चर बना वो यूनिक कल्चर बन गया, ठीक है। क्योंकि एक कल्चर में जो कमियां थी दूसरे में वो कमियां नहीं थी, और दूसरे में जो कमियां थी वो इसमें नहीं थी। तो जो पॉजिटिव फैक्टर था, जो दोनों कल्चर का पॉजिटिव थिंग था, वो दोनों मिल करके एक थर्ड कल्चर बना, थर्ड एक जीने का तरीका बना। तो वो एक यूनिक हो गया, वो एक ब्लेसेड, एक बहुत ही कंपोजिट कल्चर बन गया। एक इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इनरिच्ड बाय फ्यूजन विथ अदर कल्चर्स। तो इस तरह से एक कल्चर के दूसरे कल्चर से, तीसरे कल्चर से, चौथे कल्चर से मिलने से, फ्यूजन होने से भारत एक समृद्ध, मजबूत और विश्व को संदेश देने वाला, विश्व को एक संस्कृति सिखाने वाला देश बना है, सभ्यता बनी है, भारतीय सभ्यता। तो ये हुआ किसके कारण? अलग अलग जगह के लोगों के आने के कारण। आप तो इस तरह से डाइवर्सिटी मिल करके किसी भी जगह को, हम यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया को समृद्ध बनाते हैं, ठीक है, मजबूत बनाते हैं। तो अब इंडिया में डाइवर्सिटी किस किस चीज़ को लेकर के है, तो देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। तो इसलिए इसकी डाइवर्सिटी को, कल्चर को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही यूं ही कोई नहीं समझ सकता, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है, कास्ट है, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, लोगों के प्रेयर करने के तरीके अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, ड्रेस कोड अलग अलग है, कपड़ा अलग अलग है। आप ये इमेज में जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बीच बीच में, आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ये जो कास्ट सिस्टम है भारत में, अर्ली वैदिक पीरियड में, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड में ये कास्ट सिस्टम वर्क के ऊपर डिपेंड था, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में ये बाई बर्थ हो गया। यानी कि लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, अगर एक कारपेंटर का बच्चा है, वो अगर ज्ञान हासिल करता है जा कर के और स्टडी करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो सैनिक बन जाता है तो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो कारपेंटर का काम करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर वो कोई काम नहीं करता है, लोगों की सेवा सिर्फ करता है, मतलब कि सबके लिए काम करता है, कुछ ना कुछ काम करता है, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण के लिए, तो शूद्र कहलाएगा। ये था अर्ली वैदिक पीरियड में। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि नहीं, जो काम कर रहे वो फिक्स हो गया। वो भले कितना भी पढ़ ले, सैनिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर एक कारपेंटर का बच्चा है तो कारपेंटर ही कहलाएगा, एक क्षत्रिय का बच्चा है तो क्षत्रिय ही कहलाएगा। वो चाहे सैनिक बने या नहीं बने, कोई काम करे या नहीं करे, वो क्षत्रिय। तो ये जो प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम वाला, ये एक थोड़ा इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि इंडियन सोसाइटी के लिए थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, और इससे हमारा समाज कहीं ना कहीं, सोसाइटी कहीं ना कहीं वीक पड़ता नज़र आता है। और ये कास्ट सिस्टम जो है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई चाहे कारपेंटर कि मैं किसी और कास्ट का हो जाऊं तो वो नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है, ओके। चलिए
और बाकी सब लैंग्वेज है। आप ये सब कुछ, आप अपना ड्रेस कोड सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ तक कि जियोग्राफिकल रीजन के डिफरेंट होने के कारण द हाउसेस आर बिल्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। वो अलग अलग तरह के घर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कि कश्मीर में तो स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, केरला में बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो आप सोचिए दोनों जगह के घर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग घर भी वहाँ के अलग रहते हैं, ठीक है। और इतना कुछ डिफरेंस है, तो इसी तरह से अलग अलग जगह पे फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस एट्सेट्रा, ये सब भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अब तो वो हो गया। दूसरा डाइवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इतने लैंग्वेज को मतलब क्या है, स्टैंडर्ड माना गया है, सर्टिफाइड किया गया है कि लैंग्वेज भारत की पहचान है, ठीक है। और भी है, लेकिन उनको बोला जाता है डायलेक्ट्स। तो ये होते हैं जिनके ग्रामर नहीं है। और 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं। फिजिकल बेस पे भी भारत में डाइवर्सिटी है। जैसे देखो आप कैसे है, क्लाइमेट यहाँ के अलग अलग है। आप जैसे देखो, लद्दाख इज अ कोल्ड ड्राई हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट, while Kerala situated on the coast of the Arabian Sea is a green hot humid state। आप देखिए एक तरफ लद्दाख जो है, लद्दाख बहुत ही ऊंचाई, समुद्र से बहुत ही ऊंचा एक ड्राई हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। मतलब कि ये ऊंचाई पे है, ठंडा है, लेकिन डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। जबकि केरला देखिए क्या है, ये समुद्र के अरेबियन सी के किनारे वाला स्टेट है, और यहाँ ये हरा भरा है और गर्म है और ह्यूमिड, उमस वाला ये जगह है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा दोनों में, ये कोल्ड प्लेस है लद्दाख और ये गर्म है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण दोनों। केरला में आपको जहाँ बैक वाटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के इनके फूड लाइफ स्टाइल अलग अलग मिल जाएंगे जो केरल में रहते हैं लोग, ठीक है। और लद्दाख वालों का अलग अलग मिलेगा लाइफ स्टाइल। तो क्योंकि उनका जियोग्राफिकल बनावट अलग है, आप सोचिए वहाँ का मिट्टी अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, तो इसीलिए खाना पीना सब कुछ अलग है। कपड़े पहनने के तरीके, कपड़े अलग अलग हैं। ओके, देखिए अब ये सॉइल, जब सॉइल डिफरेंट है तो क्रॉप्स भी, फसल भी अलग अलग होगा, ठीक है। इस तरह से कहीं माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डेजर्ट है, तो क्रॉप्स भी डिफरेंट हैं, तो खाना भी उनका अलग अलग है। इनफैक्ट यानी सच तो ये है, आप ये लाइन पढ़ो, सच तो ये है, और कंट्री इज लाइक अ बुके, अभी मैंने बोला था बुके गुलदस्ता की तरह है, वेयर एवरी फ्लावर हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस, जहाँ पर हर फूल का अपना अलग सुगंध है, ठीक है, खुशबू है, रंग है, कलर, शेप, रूप है, साइज, आकार है, ठीक है। और ये सब मिल करके गुलदस्ता को खूबसूरत बनाते हैं ना। उसी तरह से भारत को भी ये सारे डाइवर्सिटी मिल करके खूबसूरत बनाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डाइवर्सिटी क्या है, रिलीजन के बेस पे देखते हैं हम लोग। तो रिलीजन में कौन कौन है यहाँ पे, आप इंडिया में देखो, आप हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एट्सेट्रा। ओके, तो हिंदूज का आप देखो टेम्पल है, इनका होली बुक गीता, ठीक है। ये प्रेयर करने का तरीका अलग है इनका, आप जानते ही हो, ठीक है। मुस्लिम्स का मोस्क, इनका होली बुक कुरान, इनका प्रेयर करने का डिफरेंट है तरीका। चर्च क्रिश्चियंस का होली बुक बाइबल, गुरुद्वारा सिख्स का होली बुक उनका गुरु ग्रंथ साहिब, प्रेयर करने का उनका अपना एक अलग तरीका है। लेकिन भारत का, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मीन्स उस कंट्री को बोलते हैं सेकुलर
जिसका अपना धर्म नहीं, मतलब वो किसी धर्म को स्पेशली सपोर्ट नहीं करता है वो कंट्री, ठीक है, वो सारे धर्म को इक्वल राइट देता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अभी सारे रिलीजन इक्वल हैं, सारे रिलीजन को इक्वल राइट देता है, इक्वालिटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, फेथ अपना बिलीफ रख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी रिलीजन से आता हो वो पर्सन। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है वो है प्रिंसिपल, सिद्धांत सर्वधर्मा संभव, मतलब कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स को सेम रिस्पेक्ट। ओके, चलिए, तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया। हाँ, फेस्टिवल भी हिंदूज के फेस्टिवल हो गए, दिवाली, होली, मुस्लिम्स के ईद, उसके बाद क्रिश्चियंस के हो गए क्रिसमस। ओके, इस तरह से सभी रिलीजन के अपने अपने फेस्टिवल्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ देखिए, वी ऑल आर द चिल्ड्रेन ऑफ वन गॉड, हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे। ऑल द रिलीजन्स टीच अस कंपैशन, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड, सारे धर्म हमें दया, सहिष्णुता यानी कि एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करना और इंसानियत और भाईचारे सिखाता है। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तक कि सच तो ये है कि डिफरेंट रिलीजन्स, सारे जो रिलीजन है अलग अलग, वो नदी की तरह है और वो जाकर एक ही समुद्र में मिलते हैं, जो कि गॉड है, मेन गॉड है, जो द ऑलमाइटी गॉड है। यानी कि सारे रिलीजन्स का टीचिंग एक ही है और सारे लोग एक ही जगह पे जाके मिलते हैं, बस यहाँ पे नज़रिया अलग अलग है। अब देखिए, तो इतने सारे बेस पे डाइवर्सिटी है। ओके, किस किस बेस पे हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखा था इंडिया में? देखो आप, यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है, फूड अलग अलग है, क्लॉथ्स अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, फिजिकल उस इंडियन स्टेट या रीजन का ज़मीन अलग है, मिट्टी अलग है, वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है। इस बेस पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं उनके, ये सब देख लिया हम लोगों ने। इन सब बेसों पे रिलीजन अलग अलग है। 8 धर्म जो वर्ल्ड के फेमस रिलीजन हैं वो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आप देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में यूनिटी कैसे है ये हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, इन स्पाइट ऑफ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी, इतना कुछ डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी फंडामेंटल यूनिटी, एक यूनिटी है, एक थ्रेड है जिसने सारे इंडियंस को बांध करके रखा है। देखिए, नेशनल लाइफ, इंडियन कल्चर, ये सब कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बस दिखता नहीं है, वो फिजिकली दिखता नहीं है, वो फीलिंग से पता चलता है, इमोशनली वो सब कनेक्टेड है। तो बहुत ही बड़ा एक नेशन थ्रू आउट द लॉन्ग कोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री बहुत ही बड़ा रहा है, ठीक है। अभी पूरा स्टोन एज इंडिया में प्रूफ मिलता है, स्टोन एज का। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं गए हैं भारत से, ठीक है, भारत में आए हैं, फिर भारत से गए हैं, भारत के लोग भी गए हैं आए हैं अलग अलग जगह पे। तो देखिए, पहली बात ये, द जियोग्राफिकल यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। यहाँ जैसे हिल है ना, पहाड़ियाँ जैसे पुरानी है भारत की, वैसे यहाँ की जो जियोग्राफिकल यूनिटी है, जो भौगोलिक एकता है, वो उतनी ही पुरानी है जैसे यहाँ की पहाड़ियाँ पुरानी हैं। अब देखिए, फीलिंग दैट इंडिया इज़ वन यूनाइट, ये फीलिंग की बात है, आपको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। देखो आप, हिमालय, नॉर्थ में आप हिमालयस को देखिए और साउथ में कन्याकुमारी को, पूरे के पूरे भारत के लोग एक हैं। आप नॉर्थ में हिमालय देखिए या साउथ में कन्याकुमारी तक, ठीक है। आप वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, से सब लोग एक थ्रेड से बंधे हुए हैं। देखिए, पुराण में क्या कहा गया है इंडिया के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, उत्तरम यत्
समुद्रायसा हिमाद्रिस चैव दक्षिणीन माँ। अगर इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग तो बिल्कुल देखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा डिफरेंट लग रहा है, आप ये हिंदी देखो। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, दैट इज, तो आप इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा अलग अलग वर्ड दिया हुआ है तो आप ये ध्यान रखिएगा, और हिंदी में देख तो इसका मीनिंग क्या है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ मेनी माउंटेन्स इन इज कॉल्ड भारत। ठीक है, यानी कि वो देश जो महासागर के उत्तर में और कई पर्वतों के दक्षिण में पड़ता है उसको हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है, चलिए और इंडियन पीपल्स को ये तो पुराण से ही है कि ये पूरा का पूरा भारत है, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं सब एक हैं। ओके, तो अब देखिए, अब अभी की बात करते हैं। ये पुराण की बात थी जो कि हिंदू धर्म शास्त्र है एक। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो प्रशासन है वो कॉमन जुडिशियल सिस्टम यानी कोर्ट, न्यायपालिका, ये सब नेशन वाइड जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम्युनिकेशन, अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सब कुछ हर इंडियन के लिए इक्वल प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं सारे इंडियंस को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं सारे इंडियंस को, क्योंकि सेम राइट दिया जा रहा है, सेम इक्वालिटी सब कुछ है, तो इस कारण से भी। लेकिन अब सबसे बड़ा मैं रीज़न बता रहा हूँ और आप ये नोट कीजिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा कि सारे इंडियंस एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों हैं, वो कौन सा थ्रेड है। तो ये फीलिंग की बात है। आप ये देखिए, पोएट्स, कवि है ना, सेजेस, साधु, सेंट्स, जो महात्मा, ये लोग समय पर इन लोगों ने कहानियाँ लिखी है भारत के बारे में, कविताएं लिखी है, इन्होंने दोहा लिखा है, एक से एक श्लोक लिखा है इन्होंने। तो वो जो श्लोक, वो जो दोहा, वो जो कविता लिखा है इन लोगों ने, ये एकदम से मतलब उत्सुक बना देता है हर भारतीय को। जब वो उस कविता, उस दोहे को, उस कहानी को समझता है तो एक अंदर से एक मतलब ऊर्जा आ जाती है अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए। और जब हर भारतीय ये फील करेगा तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस मिट्टी से जुड़ने का मतलब ये है कि सब एक ही मिट्टी के हैं, तो सबके सब ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है भारत के एकता के लिए। इसी में देखिए, आप एक एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेट उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है भारत की भूमि के बारे में, भारत देश के बारे में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, आपने ये सुना होगा, राष्ट्रीय गीत है ये। तो ये देखिए, ये बोलते वक्त कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, मतलब कि जहान में, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि भारत के जैसा हो, यानी भारत विश्व के सभी देशों से अच्छा देश है। तो ये कविता है जो कि एक फीलिंग, एक महसूस करवाती है कि आप जो एक भारतीय हो, आप एक आम आदमी नहीं हो, और ये जो मिट्टी है वो यूं ही एक साधारण मिट्टी नहीं है जहाँ पे आप पैदा हुए हो। और जब हर इंडियन के अंदर ये वाली फीलिंग आती है तो वो अपने आप ही जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने सबसे बड़ा काम किया है भारत की यूनिटी को बनाए रखने में, भारत के लोगों के बीच में वो धागा का काम किया है इन लोगों ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी का देखिए, उन्होंने नेशनल एंथम जो लिखा है वो मदरलैंड, यानी कि ये जो मातृभूमि है, भारत की जो भूमि है, इसकी महिमा की गई है उसमें। और उसमें जो है ये लाइन, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। आप ये मैप में देखिए, आप देखो ये पूरे भारत की बात कर रही है एक छोटे से नेशनल एंथम में। इन्होंने भारत के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा। ठीक है, इस तरह से भारत के लोगों के बीच, इंडिया के लोगों के बीच में यूनिटी है। इन सब चीज़ों ने मिलकर के यूनिटी बनाया है। ये जो कविताएं, दोहें, कहानियाँ, श्लोक की जो भावनाएं हैं, ये है मेन कारण। ओके, ये कभी नहीं भूलना है।
देखिए, भारत की एकता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला है, उनका जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ही सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. इसका मीनिंग है, भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। मतलब ये जो एकता है, ये कोई विदेशी लोगों ने आकर के जबरदस्ती थोपा नहीं है भारत के लोगों पे, ये अंदर की बात है, ये भावनात्मक है। और वो भावनात्मक, वो इतनी मजबूत और इतनी गहरी भावनात्मक एक खासियत है जो कि किसी के भी विविधता को स्वीकार करती है और एक दूसरे से जुड़ कर रहने में मदद करती है। और इस तरह से भारत की एकता अपने आप में विकसित हुई है, अपने आप लोगों के बीच में विकसित हुई है, कोई बाहर का आदमी आकर सिखाकर नहीं गया है। ओके, चलिए, और इन्होंने ही ये भी एक फ्रेज दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर केस स्टडी करेंगे लद्दाख एंड केरला के बारे में। ठीक है, अब हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं समझने के लिए डाइवर्सिटी लद्दाख एंड केरला के बारे में। सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं तो इसको लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है आप देख लो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ में है। ठीक है, it is a dry and cold desert that lies towards the eastern part of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, to the east of Ladakh lies, और प्लेट्यू ऑफ तिब्बत के वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है टू द नॉर्थ इट इज बॉर्डर्ड बाय द कुनलून रेंज, ये एंड टू द साउथ द ग्रेट हिमालयस इज सिचुएटेड। इसके नॉर्थ में कुनलून रेंज पड़ता है और साउथ में ग्रेट हिमालयस पड़ता है। लद्दाख का ये लोकेशन है। इसके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल एंड लेह। ठीक है, ये ज़्यादातर इसका जो एरिया है लद्दाख का वो स्नो से कवर्ड रहता है पूरे साल, सिर्फ और सिर्फ समर टाइम में, यानी समर सीज़न में, गर्मी के सीज़न में सिर्फ ये बर्फ़ पिघल जाते हैं तो मिट्टी दिखती है। ओके, समर सीजन में जो बर्फ़ पिघलता है उसी से लोग वहाँ के पानी पीते हैं, यानी बर्फ़, पिघले हुए बर्फ़ से को पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है? तो शीप पालते हैं ये लोग। यहाँ का पश्मीना जो वूल है वो फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और बाकी इंडिया में और इंडिया के आसपास वाले कंट्री में फेमस तो वही है। तो वो रेयरिंग करते हैं, वो स्पेशल टाइप के वूल, पश्मीना वूल मिलता है शिप से, वो रेयर किया जाता है, पाला जाता है। और देखिए, और भी एनिमल्स पालते हैं लोग, याक, काउस, ठीक है, गॉट्स, ये भी पालते हैं। और एग्रीकल्चर, खेती कब करते हैं? सिर्फ समर मंथ में करते हैं, क्योंकि उसी टाइम ज़मीन दिखता है, तो उस टाइम थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं ये लोग। और पोलो और आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी और स्पोर्ट्स यहाँ का ये है। ड्रेस देखिए, गोंचा और कोस और शुल्मा, ये यहाँ का मेन ड्रेस है, जो कि मतलब हर तरह के, हर कम्युनिटी के लोग पहनते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम हो। ये दो ही तरह के लोग वहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे आपको। ठीक है, कुजिन्स, ये खाने का इनका स्टाइल क्या क्या है? तो देखिए, ज़्यादातर ये लोग क्या यूज़ करते हैं? मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए फसल नहीं होती, आप खुद से सोचो थोड़ा सा, और मीट, फसल तो होती नहीं है ज़्यादा, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और मीट ये ज़्यादा खाते हैं। और जो दूसरी जगह से लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट से इंडिया के, तो वहाँ से भी वो कुछ लेते हैं, ख़रीदते हैं और वो भी खाते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत उनके फूड में एडिंग
होता है डिफरेंट टाइप्स के फूड। ठीक है, अब देखिए ट्रेड कल्चर, तो ये मैंने बार बार पहले भी बताया है, ट्रेड रूट रहा है। ठीक है, तिब्बत के लिए भी सिल्क रूट जो चाइना से होते हुए आता है, सिल्क रूट यूरोप ये सब जाने वाला, वो भी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से, ये लद्दाख से होते हुए जाते थे लोग। ठीक है, तो सिल्क, स्पाइसेस, कारपेट्स, टेक्सटाइल, ये सारे चीज़ के ट्रेड होते थे। बुद्धिज़्म और इस्लाम ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं फॉलो करने वाले। ठीक है, मोनास्ट्रीज जिसको बोला जाता है गोम्पस। ठीक है, यहाँ के जो मोनास्ट्रीज है उसको गोम्पस बोला जाता है, जिसको देखो आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। टेम्पल्स मंदिर की तरह, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, या एजुकेशनल शिक्षा देने के लिए। और वो भी नहीं, इससे भी आगे देखो आप, ये बहुत ही कॉमन पीपल के लिए, साधारण लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। मेनी फेयर्स, मेला भी लगता है वहाँ पे। ओके, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है उसी गोम्पस में। तो फॉर सॉन्ग्स एंड डांस, ड्रामा एंड देयर रिच हेरिटेज, वो सब चीज़ प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पे, वो लोग शो करते हैं। ओके, वो लोग देखिए किस तरह के कपड़े, लॉन्ग ब्रोकेड रॉब्स, और लामास, जो लामा होते हैं इनके बुद्धिस्ट के जो गुरु होते हैं बुद्धिज़्म में, जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनको लामा कहा जाता है, लामास। तो क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। यहाँ पे इमेज में देखिए सिंबल, ये झांझ बजाते हुए और हॉर्न, सींग लगा करके आप वो लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, अपने कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम को। ठीक है, केसर सागा एक लोकल कल्चरल आर्ट है जो कि बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स ये दोनों लोग इसको एंजॉय करते हैं। ओके, द मेन ड्रेस ऑफ लद्दाख टर्म्ड एज गोंचा, वो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। वो प्रोटेक्ट करता है हार्श क्लाइमेट से, यानी कि वहाँ का बहुत कष्टदायी जो क्लाइमेट है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो वो गोंचा यूज करते हैं सब तरह के लोग वहाँ, जो भी है, हिंदू, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, या जो भी हो। ठीक है, ईयर फ्लैप्स आर ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर अटायर। देखिए डांस देखिए क्या क्या है, तो खाटोक चेनमो हेडेड बाई, ये जो रिस्पेक्टेड जो पीपल होते हैं फैमिली के, वो स्पेशली इसको लीड करते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, इस तरह से एंजॉय करते हैं वो लोग। और म्यूजिक देखिए, चैंटिंग ऑफ मंत्र जो पढ़ते हैं वहाँ के जो बुद्धिस्ट स्पेशली, वो संस्कृत और तिब्बतियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह का म्यूजिक हो गया। अब केरला की बात कर लेते हैं हम लोग। केरला में देखिए आप क्या है, केरला इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट बिल्कुल कॉर्नर में पड़ता है केरला। ठीक है, ये कब बना था भारत का एक स्टेट, 1 नवंबर 1956 में, और इसका कैपिटल बनाया गया था तिरुवनंतपुरम को, त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इट इज़ बॉर्डर्ड बाई, देखिए कर्नाटका, नॉर्थ में इसके कर्नाटका है, तमिलनाडु इसके ईस्ट में है। ठीक है, अरेबियन सी इसके वेस्ट में है। ओके, और साउथ में तो इंडियन ओशन वाला एरिया है ही है। ठीक है, और देखिए ये कहाँ पे पड़ता है, आप देखो किसके बीच में पड़ता है। इट लाइज बिटवीन लक्षद्वीप सी एंड द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और लक्षद्वीप सी के बीच में पड़ता है। आप इमेज में देखिए, यहाँ पे पड़ता है केरला। ओके, अदर मेजर, और यहाँ के जो दूसरे जो मेन सिटीज़ हैं तिरुवनंतपुरम के अलावा, वो क्या है, कोची एंड कोझिकोड। ठीक है, चलिए, अगर आपको बहुत ही खूबसूरत जगह घूमने का शौक है जो कि नेचुरल है, उसे बनाया नहीं गया है ज़बरदस्ती, जिसे खुद ईश्वर ने नेचुरली बनाया है, उसको नेचर ने बनाया है, तो आपको जाना चाहिए केरला। आप देखो, बैक वाटर्स देखना है, लवली बीच देखना है, आयुर्वेदिक टूरिज्म देखना है, आयुर्वेद ट्रॉपिकल ग्रीनरी हरियाली देखनी है नेचुरली, तो आपको जाना चाहिए केरला। ठीक है, लिटरेसी देखिए 93.91% वहाँ के लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है। ओके, ये तो भारत में सबसे एजुकेशन में नंबर 1 पे है केरला, और दूसरी बात साफ सफाई में भी नंबर 1 पे है। ओके, चलिए, और टूरिज्म, जो यहाँ का टूरिज्म है केरला का, उन लोगों का अपना एक स्लोगन है गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि भारत ईश्वर का अपना देश। केरला यानी केरला जो है
ईश्वर का अपना देश है। ये इतनी सुंदर जगह है नेचुरली कि इसको बोला जाता है कि ईश्वर का अपना देश है। यहाँ पर एलिफेंट को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। एलिफेंट बल्कि स्टेट एम्बलम है, मतलब कि केरल का अपना राजकीय पशु है हाथी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकता है, हाँ ऑक्यूपेशन के बारे में देखेंगे तो फिशिंग, मछली मारते हैं यहाँ क्योंकि समुद्री एरिया है। तो टूरिज्म, इतनी खूबसूरत जगह है, लोग वहाँ जाते हैं। राइस प्रोड्यूस किया जाता है, कोकोनट, केरला जो वर्ड है वो आया ही है केरलम से और उसका मीनिंग होता है कोकोनट। ठीक है, लीजिए ये लोग क्या क्या खेलते हैं, स्पोर्ट्स क्या है यहाँ का, फुटबॉल, क्रिकेट, बोट रेस। मेन तो बोट रेस है, ये बोट रेस आप देखिए। ड्रेस देखिए, बोथ द मेन एंड वुमेन ऑफ केरला वेयर अनस्टिच्ड गारमेंट्स, यानी कि बहुत टाइट सिला हुआ नहीं, लूज कपड़ा। आप अनस्टिच्ड मीन्स ये समझिएगा। मुंडू इज एन अनस्टिच्ड क्लॉथ विच मेन डॉन एंड टाइटन अराउंड द वेस्ट। ये वेस्ट के चारों तरफ ये बांध लेते हैं। और यहाँ की जो औरतें हैं वुमेन, वो साड़ी पहनती है। ठीक है, यहाँ का खाना देखो आप, खाने क्योंकि देखो आप केरला में मसाला होता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरह के टेस्टी फूड मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये खाने के मामले में ये लोग बहुत रिच हैं, यानी फूड स्टाइल के मामले में बहुत रिच है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, ये सब कुछ यहाँ का एक यूनिक है नेचुरली। तो इसलिए यहाँ का दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे खाने वाले। यहाँ का फूड स्टाइल भी रिच है। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाना खाते हैं लोग। यहाँ का कोकोनट्स बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पाइस का तो मतलब ये है ही है, गार्डन ही है एक तरह से। केरला यहाँ पर कार्डमम, आप ये जिंजर, ये चिल्ली, आप ये सिनेमॉन, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो डाइट लिया जाने वाला है, जो फूड, वो है राइस एंड कड़ी लेते हैं लोग। ठीक है, और केले के हरे पत्ते पर खाते हैं बैठ करके, बड़े बड़े पत्तों पर। ट्रेड क्या है, तो टी देखो आप, ट्रेडिंग क्या क्या होता है केरला से, टी लीव्स है ना, चाय पत्ती, कोयर, कॉफ़ी, पीपर, कार्डमम, ये सब स्पाइसेस, जिंजर और भी दूसरे तरह के स्पाइसेस होते हैं, वो भी यहाँ से ट्रेड किए जाते हैं। ओके, डांस एंड म्यूजिक क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए। ये तो अगर डांस और म्यूजिक को आप समझ गए केरला के, तो आप इनके लाइफलाइन को समझ जाएंगे कि इनकी लाइफ कैसे कैसे आ रही है, कैसे कैसे इनके पूर्वज थे, कैसे कैसे ये है। तो कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये तो मतलब फेमस दो डांस हैं। और एक और देखिए, कुडियट्टम, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा ऑफ केरला, जिसको जो कि 2000 साल पुराना है, जिसको यूनेस्को ने ह्यूमन हेरिटेज आर्ट के रूप में क्या रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए पटकम एंड थुल्लाल, ये दो अलग तरह के डांस है। ठीक है, और उसके बाद हो गया ट्रेडिशनल म्यूजिक, इसका जो है कर्नाटिक म्यूजिक कहलाता है। ठीक है, पंदिमेलम और पंचवाद्यम इज़ अ ट्रेडिशनल टेम्पल म्यूजिक एंड इज़ प्लेड विद द 5 इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दो तरह के ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो कि 5 इंस्ट्रूमेंट लेकर के आप यहाँ इमेज में देखिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक सोपनम है जो कि मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है, परंपरागत। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ आर्ट, अब उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट है यहाँ के केरला के, देखिए आप, चविट्टू, नद्दकोम एंड ओपाना। ओके, विच कंबाइन एंड क्लैपिंग एंड वोकलाइजेशन, ये बोल बोल करके, ताली बजा बजा करके ये परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लास्ट 2 लाइन है, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर चिन्ना वाला जो नेट यूज़ किया जाता है केरला में, वो ना चाइनीज़ नेट की तरह होता है, उसको बोला जाता है चिन्ना वाला। और जिस बर्तन में फिश को कुक किया जाता है, उस बर्तन को बोला जाता है चीना चट्टी। ठीक है, चीना चट्टी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए, चाइना तो नॉर्थ में है इंडिया के, तो यहाँ पे ये चाइनीज़ टाइप का नेट और ये चाइनीज़ टाइप का यूटेंसिल्स बर्तन क्या कर रहा है, तो कभी ना कभी चाइनीज़ लोग यहाँ आए होंगे, सी रूट से आए होंगे या नॉर्थ वेस्ट से ही होते हुए गए होंगे केरला तक।
तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि फॉरेनर्स लोग जब भी आए भारत में, तो जब भी उनको मौका मिला या कहीं पर जाने का मौका मिला तो भारत में अलग अलग पूरे भारत में उन्होंने मूव किया, ट्रैवल किया। तो इस तरह से वो अपना, और ये आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने दे दिया हुआ है सिमिलैरिटी क्या क्या है लद्दाख और केरला में, और डाइवर्सिटी क्या क्या है, ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हो गया ये कुछ पॉइंट्स है, नाउ आई नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।